वेलकम माय स्टूडियोज पीपल टू सेल्फ स्टडी। इस वीडियो में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के 3 ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। So our chapter says acid, bases and salts. सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि डिसोसिएट करते हैं टू गिव H+ आयंस इन इट्स सॉल्यूशन स्टेट। तो एसिड्स जो हैं वो जब डिसोसिएट करेंगे तो क्या देंगे? H+ आयंस। लेकिन देंगे कब? इन देयर सॉल्यूशन स्टेट, मतलब वो उस टाइम पे वाटर में डिसॉल्व होने चाहिए तभी देंगे। अब ये होता कैसे है, इस इक्वेशन को देखें। H2SO4 एक बहुत ही नोन एसिड है जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन निकलता है और HSO4 आयन निकलता है। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है इसका मतलब है दैट वाटर प्लस H+ आयन। H2SO4 में से जो H+ आयन रिलीज हुआ है वो वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है और बनाता है H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो जो सब्सटेंस था हमारा, मतलब H2SO4, उसे जब हमने सॉल्यूशन बनाया उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो उसने डिसोसिएट किया, मतलब अपने में से H+ आयन रिलीज कर दिया। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉल्यूशन स्टेट में H+ आयन रिलीज करते हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, वो है HCl का। यही चीज़ HCl में भी होती है। HCl में एक हाइड्रोजन आयन होता है और ये उसी को डिसोसिएट कर देता है। जैसे कि HCl में से पहले ये डिसोसिएट करेगा टू गिव H+ एंड Cl-। और फिर ये जो H+ आयन है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और Cl- आयन यानी कि क्लोराइड आयन हमें अलग से मिल जाएगा। तो एसिड्स का यही एक सिस्टम होता है कि जो भी एसिड है अगर उसमें H2SO4 है तो वो अपना H+ आयन गिव आउट करता है और बचता है HSO4- प्लस H+ आयन। 2 हाइड्रोजन आयन थे, उनमें से एक इसने दे दिया और ये स्टेप वाइज मैनर में देगा, पहले एक फिर दूसरा। तो इसीलिए ये वाले जो एसिड्स होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं H+ आयन देने के लिए, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, वो होते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स का जो डिस्कशन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि एसिड वो सब्सटेंस हैं जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करते हैं टू गिव H+ आयंस। नेक्स्ट कम बेसिस। तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो कि डिसोसिएट करते हैं OH- आयंस देने के लिए इन देयर सॉल्यूशन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। तो सिस्टम वही है, सब्सटेंस को आपको सॉल्यूशन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में लाना है, लेकिन यहाँ पे ये डिसोसिएट क्या करेंगे? डिसोसिएट कर रहे हैं ये OH- आयन देने के लिए। इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस वाटर गिव्स Na प्लस OH-। तो जब NaOH है ये जब डिसोसिएट होता है तो ये OH- आयन देता है। और हर बेस डिसोसिएट होने पर OH- आयन ही रिलीज करते हैं या डिसोसिएट करते हैं।
अब इन एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को डिटेक्ट करने का तरीका क्या है? सॉल्ट्स को तो खैर हम डिटेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम एसिड और बेसिस को डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इनको डिटेक्ट करने के लिए एक कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर। वो हमें इंडिकेट करते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इसमें दो टाइप के आते हैं। अगर हम इसके टाइप्स देखें तो एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। एक थर्ड टाइप भी जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सो जो नेचुरल इंडिकेटर हैं वो वाले इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरल चीज़ों में से डिराइव्ड किए जाते हैं, मतलब नेचर में से जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से वो डिराइव हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे पास जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो हैं लिटमस, रेड कैबेज लीव्स एंड टर्मरिक। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें से लिटमस जो है इसका हमें सॉल्यूशन भी मिलता है। लिटमस हमारे पास पेपर भी होते हैं, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, लेकिन फिर भी हम इसे नेचुरल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो डाई है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, वो डाई जो है वो एक लाइकन में से एक्सट्रैक्ट की जाती है। वो डाई लाइकन में से एक्सट्रैक्ट की जाती है इसीलिए, और लाइकन्स जो है वो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं या नेचुरल ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए लिटमस जो है इसको हम एक नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेड कैबेज लीव। जब रेड कैबेज लीव्स का हम सॉल्यूशन जो है उसको या फिर उसका जूस जो होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, सो दैट इज़ पर्पल इन कलर। रेड कैबेज लीव का जो सॉल्यूशन है वो पर्पल होता है, पर्पल या ब्लूइश आप कह सकते हो। तो इसमें जब हम एसिड ऐड करते हैं तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। अगर रेड कैबेज लीफ में के जो जूस है जो कि पर्पल इन कलर है उसमें आप एसिड ऐड करोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और अगर उसी के अंदर आप एक बेस ऐड करोगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ डाली है जो ना तो एसिड की कैटेगरी में आती है ना बेस में, मतलब वो चीज़ न्यूट्रल है, तो कलर पर्पल ही रहेगा। नेक्स्ट कम्स टर्मरिक। टर्मरिक हम सब जानते हैं इट इज़ येलो इन कलर, और ये एक ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो जनरली हम घर पे भी करके देख सकते हैं। टर्मरिक इज़ येलो इन कलर, उसके ऊपर आप एसिड जो है, विनेगर जो होता है हमारे घर में, दैट इज़ एसिड, हम इसमें अगर एसिड डालेंगे सो इट विल रिमेन, द कलर विल रिमेन येलो, चेंज नहीं होगा। और अगर हम उस पर बेस डालेंगे, बेस में आप अपने घर में जो डिटर्जेंट्स हैं उसका सॉल्यूशन बना के उसके ऊपर पोर कर सकते हैं, एंड यू विल सी दैट द कलर चेंजेस टू रेड, ब्राइट रेड। येलो से ब्राइट रेड कलर चेंज हो जाता है टर्मरिक का। सो व्हेन वी आर यूजिंग टर्मरिक तो एसिड रिमेन्स, एसिड के टाइम पे टर्मरिक रिमेन्स येलो, और बेस के टाइम पे वो ब्राइट रेड कलर देता है। नेक्स्ट कम्स आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, जिसमें जो दो मेन हम पढ़ते हैं वो है फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। जो फिनोफ्थलीन है इसमें उसका केस ये होता है दैट अगर हमने एसिड ऐड किया है सो द सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस, सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस। और अगर हमने बेस ऐड किया है सो इट बिकम्स पिंक इन कलर। ये होता है फिनोफ्थलीन का इंडिकेशन। लास्ट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में जब एसिड ऐड करते हैं तो रेड कलर आता है, और जब बेस ऐड करते हैं तो येलो कलर आता है। ये थे हमारे कुछ इंडिकेटर्स जो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल कैटेगरी में फॉल कर रहे थे, और कैसे ये अपना कलर चेंज करते हैं। तीसरा जो मैंने आपको बताया था उसमें है
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं उनमें आता है हमारा वेनिला, क्लोव, एंड अनियन। वेनिला, क्लोव एंड अनियन। और इन तीनों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों में एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। जो ये वेनिला की भी एक अपनी स्मेल होती है, क्लोव की भी और अनियन की भी। लेकिन जब इन तीनों में ही हम बेस ऐड करते हैं, कोई एनी बेस इज एडेड टू देम, इनकी वो जो स्मेल है वो डिसअपियर हो जाती है। तो ये एक इंडिकेशन है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस। जो आपके पास सब्सटेंस है आप उसको वेनिला एसेंस में या क्लोव के ऊपर या अनियन के ऊपर ट्राई करके देखें, उसके ऊपर डालें। अगर वो सब्सटेंस बेस होगा तो उनकी जो स्मेल है वो और नहीं आएगी। एसिड होगा तो ऐसा कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंडिकेटर दैट वेदर अ सब्सटेंस इज अ एसिड और इट इज अ बेस। Next we come to chemical properties of acids and bases. अब हम एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो एसिड और बेस हैं वो मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जो एसिड और बेस हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी एक जनरलाइज्ड इक्वेशन होती है एसिड्स की, जैसे हम पढ़ रहे हैं। जनरलाइज्ड इक्वेशन का मतलब है कि यही चीज़ें बनती हैं, बस इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा मेटल है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस तो एज इट इज़ रिलीज होनी ही होनी है। जैसे कि H2SO4 प्लस Zn प्लस जिंक गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड था और हमारा मेटल कौन सा है, जिंक, तो जिंक क्या करता है, वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है और इस इक्वेशन के बेसिस पर हमें जो भी गिवन होता है कि सो एंड सो मेटल इज रिएक्टिंग विद सो एंड सो एसिड, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। जिस इक्वेशन में हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि हम हाइड्रोजन गैस को रिलीज होता हुआ अलग कर देंगे। उसके बाद हम अपनी इक्वेशन को देखेंगे कि मेटल किस चीज़ के साथ कंबाइन करके क्या कंपाउंड बना सकता है। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू डिटेक्ट कि आपको कैसे अपनी इक्वेशन को लिखना है इस केस में। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सेक्शन में से और भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेश्चन आता है जो कि हमारी NCERTs में भी ये चीज़ जो है सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू ही हमें एक्सप्लेन की गई है। एग्जाम्पल में क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, उसके अंदर जो है H2SO4 गैस जो है वो ऐड की गई है, सॉरी H2SO4 का सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड किया गया है। तो इसके अंदर H2SO4 है और नीचे जो है वो जिंक ग्रैन्यूल्स है। हम अपने जिंक ग्रैन्यूल्स को ग्रीन कलर में बना लेते हैं, दे आर ग्रीन इन कलर। सो नाउ इसके ऊपर एक कॉर्क फिट होती है और उस कॉर्क के अंदर से सिर्फ एक डिलीवरी ट्यूब नीचे की तरफ आ रही होती है। वो डिलीवरी ट्यूब एक बीकर में जाती है जहाँ की जो बीकर है उसके अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट है एंड दैट इज सोप सॉल्यूशन। बेसिकली उस वाटर में सोप है, तो इसके अंदर क्या है, सोप सॉल्यूशन। अब जब जिंक में H2SO4 ऐड होगा तो हमने क्या पढ़ा था, मेटल और एसिड, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। तो इस डिलीवरी ट्यूब में से यहाँ तक नीचे क्या आ रहा है,
हाइड्रोजन गैस। तो फाइनली व्हाट विल हैपन, जब गैस जो है वो सोप सोल्यूशन के अंदर जाएगी तो बबल्स फॉर्म होंगे, तो इसमें से बबल्स बाहर आने शुरू हो जाएंगे। अब ये जो बबल्स आए ये किस चीज़ के थे? हाइड्रोजन गैस के, क्योंकि वही गैस ऊपर से नीचे तक यहाँ तक आई है। तो ये जो बबल्स फॉर्म हुए ये हाइड्रोजन गैस के थे। एंड इस वजह से अगर आप एक बर्निंग कैंडल को इसके पास लेके आओगे, दैट कैंडल विल बर्न विद अ पॉप साउंड। दैट कैंडल विल बर्न विद अ पॉप साउंड। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है कि अगर उसके पास एक बर्निंग स्प्रिंटर या फिर बर्निंग कैंडल लेकर आओगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न कर जाती है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है हमको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट करता है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि जब जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो कौन सी गैस रिलीज़ हुई? जब वो गैस, या फिर यहाँ पर आपको छोटे छोटे गैस की फॉर्मेशंस जो है बबल्स दिखाई देंगे। तो जो गैस के बबल्स थे वो कौन सी गैस के बबल्स थे? जब वो सोप सॉल्यूशन में जा रही, सोप सॉल्यूशन में से बाहर बबल्स क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि ऊपर से हाइड्रोजन गैस रिलीज होके आई है और वो गैस जब इसमें से पास होके निकलती है तो वो सोप सॉल्यूशन था, इसलिए उसने बबल्स फॉर्म किए। उस गैस का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कौन सा है, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो गैस कौन सी है? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमें इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन जनरेट होता है जहाँ पर जो हमारा जिंक है पर्टिकुलरली, इसकी जगह हम और कोई मेटल यहाँ पर बोलें जो कि हमारी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिंक से नीचे आता हो, मतलब वो जिंक से कम रिएक्टिव होगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन का इवोल्यूशन है उसका रेट कम हो जाएगा, मतलब जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है वो कम इवॉल्व होगी। रीज़न क्या है कि मेटल जो था वो कम रिएक्टिव है, और अगर इससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कोई हमने यूज़ किया तो यही हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। तो जो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवोल्यूशन, उतना ज़्यादा हाइड्रोजन गैस ज़्यादा इवॉल्व होगी, उतने जो गैस बबल्स थे इस एक्सपेरिमेंट में वो ज़्यादा फॉर्म होंगे। सो नेक्स्ट कम्स द बेसिस। अब बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ? तो बेसिस भी जो हैं वो जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो भी हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व करते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कुछ मेटल्स के साथ ही आपको ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। सो ओनली विथ सम मेटल्स दे रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस था, जिंक के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, इसने क्या बनाया? सोडियम जिनकेट Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो गई। हमारी किसी भी इक्वेशन में जब एरोज ऊपर की तरफ ऐसे लगे रहते हैं किसी चीज़ के बाद, इसका मतलब है कि वो गैशियस फॉर्म में जनरेट हुई है। ये पर्टिकुलर चीज़ हम अपने चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ जो हमारे एसिड और बेसिस हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? तो जब मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म हो रहा है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ अगेन द थिंग कम्स कि जो सॉल्ट है वो तो डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल है और कौन सा यहाँ पे मतलब कौन सा मेटल है और वो किस तरीके से कंबाइन कर रहा है हमारे एसिड के साथ, कौन सा एसिड है। जैसे H2SO4 है तो SO4 के साथ कंबाइन करेगा मेटल, और HCl है तो Cl के साथ कंबाइन करने वाला है, इस तरीके से। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा सॉल्ट बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा फ्रॉम द कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और वाटर भी। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज सोडियम कार्बोनेट प्लस
2HCl gives NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट हमारा मेटल कार्बोनेट था, सोडियम मेटल है और मेटल का कार्बोनेट है ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उसने क्या फॉर्म किया, सोडियम क्लोराइड, है ना। हमारे जो एसिड है अभी बताया था कि एसिड पे भी डिपेंड करेगा कि सॉल्ट कौन सा है, तो ये क्लोराइड का सॉल्ट आ गया, और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो दोनों जनरेट हो गई। इनका तो फॉर्मूला फिक्स्ड है, सॉल्ट का फॉर्मूला निकालना होता है हमें बस। इसके बाद जो है हमारा आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल विच सेज दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Our next example talks about sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो CO3 था तो कार्बोनेट था, HCO3 है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन फॉर्मेशन वही है, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, और रेस्पेक्टिव सॉल्ट मतलब जो भी मेटल था उसका और एसिड जो था उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ भी सोडियम मेटल है और क्लोराइड जो है हमारा आयन है इसमें एसिड में, तो दोनों ने मिलाकर सोडियम क्लोराइड बनाया, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज़ दोनों यहाँ पे जनरेट हो गए हमारे। सो दिस इज़ द जनरलाइज्ड रिएक्शन व्हेन अ मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एन एसिड। तो क्या होता है, सॉल्ट जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और वाटर जनरेट होता है। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें अब हमसे क्या पूछा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। मतलब वो आपको बोलेंगे कि अ सब्सटेंस X रिएक्ट विद HCl एंड अ गैस इज रिलीज्ड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो अब X क्या था और वो गैस कौन सी थी। सो वी ऑल नो कि कार्बन डाइऑक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है दैट इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना पूरा आंसर जो है वो करेंगे, और कैसे वो लाइम वाटर मिल्की होता है वो हम अभी देखेंगे और इस चीज़ को वापस से थोड़ा सा समझेंगे। लाइम वाटर का फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर। व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी जो फॉर्मेशन होती है ये होती है मिल्की, ये थोड़ा सा मिल्की हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसके बाद अगर हम इस कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस अमाउंट में, मतलब ऑलरेडी कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया है, हम उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड पास करे जा रहे हैं, है ना। ये पहले ये तो फॉर्म हो ही गया, इसमें अभी हम और कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हमारी होगी कि इसी को प्लस CO2 और ऐड करना पड़ेगा। वही हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है, और इससे हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो फॉर्मूला है ना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बहुत सारी चीज़ों में हमें देखने को मिलता है। अब ये बहुत सारी चीज़ें कौन सी होती हैं, जैसे कि लाइमस्टोन है, चॉक है, मार्बल है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एक्चुअली। और मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब भी रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ तो क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे रिलेटेड जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये हो या इससे पहले वाला। क्वेश्चंस की थोड़ी सी फॉर्म समझ लेते हैं। इट दे ऑलवेज से दैट देयर इज अ सब्सटेंस X, they are reacting with acid. A gas is released which turns lime water milky. Y gas is released which turn lime water milky. Now name X, तो X क्या होगा, X कोई भी मेटल कार्बोनेट होगा, अगर ये जनरलाइज्ड फॉर्म में बताया है। X कोई भी मेटल कार्बोनेट होगा और Y जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी।
ऐसे ही चीज़ें जो हैं वो टर्न होकर भी आ सकती हैं कि वो आपको स्पेसिफिकली कोई चीज़ बता दें और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछे जाएं। तो ये हमने अभी तक 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं एसिड्स और बेसिस की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, कैसे मेटालिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो है वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रही हैं, और क्या कॉमन है हमारे एसिड और बेसिस में, सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होती है। ऑल दिस वील बी स्टडिंग इन द अपकमिंग वीडियोज़। और इससे पहले जो वीडियोज़ हैं उनमें हमने जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उनकी बैलेंसिंग, जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो कैसे कैसे किस तरीके से हम उन्हें लिख सकते हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। उन वीडियोज़ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक द वीडियो if you have liked it and share it.